नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आपकी कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पाठ मूल निवासियों का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल का अगला भाग लेकर आए हैं वीडियो में। और आज हम बहुत दो तीन छोटी छोटी बातें हम करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको पता है कि आजकल एक रीसेंट ट्रेंड चल रहा है हिस्ट्री राइटिंग में, जिसे कहते हैं कंपैरेटिव हिस्ट्री। ये सबाल्टर्न हिस्ट्री के बाद एक नया ट्रेंड है जिसे कहते हैं कंपैरेटिव हिस्ट्री। इसमें हम एक साथ कई स्थानों पर जो ऐतिहासिक प्रक्रिया चल रही है उसकी कंपैरिजन, उसकी तुलना करते हैं। तो आपने देखा कि हमारे जो यूरोप के लोग थे, यूरोप के आबादकार, वो विश्व के अलग अलग देशों में पहुँचे। वो उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में पहुँचे, ऑस्ट्रेलिया में पहुँचे, अफ्रीका में पहुँचे, एशिया में पहुँचे, भारत यानी कि हमारे जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है यहाँ पहुँचे। इन सब जगह पर पहुंचकर उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, जो पहले से रहते आए लोग थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया, इसकी एक तुलना करना हमारे लिए जायज़ है। क्योंकि हम जब देखेंगे कि इन हमारे यूरोप के लोगों ने दूसरे स्थानों पर जाकर वहाँ के मूल निवासियों के साथ जो व्यवहार किया है, उसकी तुलना करने से हमें यूरोप के लोगों की जो मुख्य विशेषता है, जो उनकी जो प्रक्रिया, जो उनकी प्रकृति रही है, जो उनका उद्देश्य रहा है दूसरे देशों पर कब्जा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने का, उससे हमें कुछ पैटर्न दिखाई देंगे। तो हम मुख्य रूप से आज बात करेंगे एक तो भारत की, कि जब ब्रिटिश लोगों ने भारत पर अपना कब्जा कर लिया, अपना राज स्थापित कर लिया, तो उन्होंने भारत के निवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया। फिर हम बात करेंगे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ यूरोपियों ने किस तरह का व्यवहार किया। और फिर हम बात करेंगे कि अमेरिका में जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं, जिनको गुलाम बनाकर, दास बनाकर अफ्रीका से अमेरिका लाया गया था, उनके साथ जो यूरोप के आबादकार थे अमेरिका में रहने वाले, उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। इससे तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें जो यूरोप के लोगों की जो मूल प्रकृति है, अपना फ़ायदे के लिए दूसरों को गुलाम बनाना, उनके अधिकारों को छीनना, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना, वो अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर हमारे सामने आ पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश राज के अधीन भारतीयों के साथ अंग्रेजों ने कैसा व्यवहार किया। और इसको आप अपने जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 226 पर देख सकते हैं। वहाँ पर एक टेबल के रूप में ये दे रखा है तुलना के किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया गया। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश राज के अधीन भारतीयों के साथ अंग्रेजों ने कैसा व्यवहार किया। तो ब्रिटेन के लोगों ने यानी अंग्रेजों ने भारतीयों पर मनमाने ढंग से कर लगाए, टैक्स लगाए, और उन्हें यानी भारतीयों को बराबर नहीं माना। उन्होंने कहा ये तो बहुत निकृष्ट किस्म के, नीच घटिया किस्म के लोग हैं, और हम यूरोपीय लोग, अंग्रेज लोग इनसे बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत ऊपर हैं, तो ये हमारे बराबर नहीं है। ये व्यवहार, ये दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया भारतीयों के प्रति। तो तर्क क्या दिया, क्या लॉजिक दिया कि क्यों भारतीय निकृष्ट हैं, क्यों पिछड़े हैं, क्यों नीचे हैं, और क्यों क्यों जो इंग्लैंड के लोग हैं वो क्यों ऊंचे हैं। तो इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि ये जो भारतीय लोग हैं वो अभी प्रतिनिधित्व की सरकार की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी की कॉन्सेप्ट है वो तो यूरोप की कॉन्सेप्ट है। ये जो इंग्लैंड के लोग हैं वो क्योंकि सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रगतिशील हैं, तो उनके लिए तो जो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की बात ठीक है कि वो अपनी सरकार खुद चुन के अच्छे ढंग से चला सकते हैं। लेकिन भारतीय बड़े पिछड़े हैं, बड़े अंधविश्वासी हैं, बड़े अनपढ़ हैं, बड़े बर्बर हैं, जंगली किस्म के लोग हैं। इनके लिए लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो उपयुक्त नहीं रहेगी। ये अभी इस लायक नहीं है कि लोकतंत्र को अपनाकर अपनी सरकार खुद चुन सकें और सही ढंग से चला सकें। इसलिए इनको अभी लोकतंत्र यानी इनको अभी अपने सरकार चुनने का अधिकार देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो ज़रूरत यह है कि अंग्रेज लोग ही भारतीयों पर शासन करते रहें और इन्हें सभ्य बनाएं। और आपको पता ही है कि ये जो इस तरह का जो विश्वास था ये अंग्रेजों का, इसको लिए वो कहते थे वाइट मैंस बर्डन। वो कहते थे कि भगवान ने सबसे अच्छी नस्ल, सबसे अच्छी कौम यूरोपीय लोगों, गोरे लोगों की बनाई है, और वो सबसे सभ्य, सबसे नैतिक, सबसे उत्कृष्ट किस्म के लोग हैं। और जो एशिया अफ्रीका के लोग हैं, काले और भूरे लोग, ये जो हैं वो निकृष्ट हैं, असभ्य हैं, बर्बर हैं, जंगली हैं, अंधविश्वासी हैं, पिछड़े हैं।
और इन सब काले और भूरे लोगों को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी भगवान ने यूरोपीय लोगों यानी गोरे लोगों को दी है। और इसको वो कहते थे कि ये वाइट मैंस बर्डन है, यानी भगवान ने गोरे लोगों के ऊपर ये भार डाला है कि वो इन एशिया, अफ्रीका के, अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, असभ्य लोग हैं, जिनको वो असभ्य कहते थे, पिछड़े, अंधविश्वासी, बर्बर, जंगली लोग हैं, इनको सभ्य बनाएं। तो इसलिए वो कहते थे कि भारतीयों के पास अभी ये योग्यता नहीं है कि वो अपनी सरकार खुद चुन सकें लोकतंत्र के माध्यम से और उसे सही ढंग से चला सकें। इसके लिए अभी उन्हें प्रशिक्षित करना होगा और हम अंग्रेज उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। जब तक वो प्रशिक्षित नहीं हो जाते तब तक इनकी सरकार चलाने की जिम्मेदारी अंग्रेजों को ही निभानी पड़ेगी। तो इस तरह का व्यवहार करते थे जो इंग्लैंड के लोग, जो भारत में शासक बन के रह रहे थे और भारतीयों को उन्होंने अपना गुलाम बना रखा था। तो ये तो ही ब्रिटिश राज के दिन भारतीयों की स्थिति कैसी थी। अब हम बात करते हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के प्रति जो यूरोपीय लोगों का क्या व्यवहार था। जो यूरोपीय लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सेटलर्स बन के, आबादगार बन के पहुँचे, तो इनके प्रति जो वहाँ के मूल निवासी थे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के, उनके प्रति क्या व्यवहार था। तो इन्हें, यानी कि जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे, उन्हें नागरिक के रूप में नहीं देखा गया। इंग्लैंड के जो यूरोप के गोरे लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, वहाँ पर उन्हें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी मिले, तो यूरोप के लोगों ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नागरिक के रूप में नहीं देखा और उनको अपने समान भी नहीं माना, उन्हें असमान माना। वैसे ही जैसे वो भारतीयों के साथ करते थे कि ये लोग तो जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, पिछड़े हैं, अंधविश्वासी हैं, बर्बर हैं, अशिक्षित हैं, जंगली हैं, इनको सभ्य बनाने का काम हम गोरे यूरोपीय लोगों का, हम इन्हें सभ्य बनाने आए हैं, ये हमारे बराबर नहीं है, हम ऊंचे हैं, ये नीचे हैं। इस तरह की भावना के साथ उन्होंने इन जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं उनके साथ व्यवहार किया। तो इसके लिए उन्होंने तर्क क्या दिया, क्या लॉजिक दिया, क्या रीज़न दिया कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कहते थे कि ये पिछड़े हुए आदि मानव हैं। जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को यूरोपीय लोग कह रहे हैं कि ये पिछड़े हुए आदि मानव हैं जिनकी कोई स्थानबद्ध कृषि नहीं थी, यानी कोई एक जगह टिक कर ये खेती नहीं करते, बल्कि घूम घूम के एक तरह से जो झूम कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि होती है कि कभी एक जगह पे खेती कर ली, फिर कहीं उनका कबीला दूसरी जगह चला गया, वहाँ खेती कर ली। ये कोई एक जगह टिक कर रहने वाले लोग नहीं है, पिछड़े लोग हैं, इसलिए ये हमारे समान नहीं है, ये यूरोपीय लोग कह रहे हैं। अब यूरोपीय लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो मूल निवासी हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के, ये भविष्य के बारे में ना ज़्यादा सोचते थे, ना बचत करते थे, उनके पास शहर भी नहीं थे। तो यानी ये लोग असभ्य क्यों हैं? क्योंकि ना तो ये भविष्य की कोई प्लानिंग करते हैं, ना भविष्य के लिए कोई बचत करते हैं, ना इनके द्वारा कोई बसाए गए शहर हैं, इसलिए ये असभ्य हैं, पिछड़े हैं और बर्बर हैं, जंगली हैं, अशिक्षित हैं। इन सबको शिक्षित बनाने के लिए ही हम यानी यूरोप के लोग आए हैं। तो इनको कोई अधिकार नहीं है, हम इनके पेरेंट के तौर पे यहाँ पर आए हैं, हम इनको सभ्य बनाएंगे और सारे अधिकार हमारे हैं, इनके लिए कोई अधिकार नहीं है। इनको तो हम जैसे जैसे ठीक बनाने, सभ्य बनाने की कोशिश के लिए काम करेंगे, तो इनको हमारे अनुसार ही काम करना होगा, तभी ये सभ्य बन पाएंगे। तो इस तरह का विचार, इस तरह का व्यवहार यूरोप के लोगों ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ भी किया। अब बात करते हैं कि अमेरिका में जो अफ्रीकी मूल के दास हैं, जिन्हें अफ्रीका से ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के कैद करके लाया गया था अमेरिका में, ताकि उनसे वहाँ पर बागानों में बहुत कठिन श्रम वाले खेती के काम करवाए जा सकें और बहुत कम पैसे पर करवाए जा सकें, इसलिए उनको दास बना के पकड़ के अफ्रीका के मूल निवासियों को वहाँ से, अफ्रीका से अपहरण करके, पकड़ के, धोखा देकर, लालच देकर अमेरिका में लाया जाता था। फिर वहाँ पर उनसे बड़े बड़े फार्म हाउसेस पर उनसे खेती करवाई जाती थी, वो दास के रूप में उनसे मेहनत करवाई जाती थी मजदूर के रूप में। तो उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो इन लोगों को, यानी कि जो अफ्रीका से दास बना के लाए गए लोग थे, उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया, यानी उनकी स्वतंत्रता छीन ली। वो दास हैं, अब वो अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते, उन्हें बागान मालिक के रहमो करम पे रहना होगा, जैसा बागान मालिक कहेगा वैसा करना होगा। उनकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन गई और वो पूरी तरह से दास बन गए बागान मालिकों के, जो यूरोप के गोरे लोग थे। उन्हें, यानी कि अफ्रीका के दासों को भी, जो अफ्रीका से लाए गए दास थे अमेरिका में,
उनको भी बराबर नहीं माना गया। अंग्रेजों ने कहा, जो गोरे लोग थे, यूरोप के लोग ज़्यादातर इंग्लैंड के थे, उन्होंने कहा कि ये हम ऊंचे हैं, हम सभ्य हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये हमसे बहुत नीचे हैं, असभ्य हैं, बर्बर हैं, अंधविश्वासी हैं, पिछड़े हैं, ये हमारे बराबर नहीं हो सकते। ये विचारधारा उन्होंने अफ्रीका के दासों के प्रति भी रखी। और क्या तर्क दिया उन्होंने? तर्क दिया कि अगर हम इनको दास बना रहे हैं तो हम कोई बुरा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, और यूरोप के लोगों ने कहा कि दास प्रथा अफ्रीका के लोगों की अपनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। वो कह रहे कि हमने थोड़ी कोई अकेला दास बनाया है, ये अफ्रीका के लोग एक दूसरे को भी दास बनाते हैं, इनकी सामाजिक व्यवस्था में दास प्रथा है, तो हम अगर इन्हें दास बना रहे हैं तो हम इनके साथ कोई बुरा नहीं कर रहे, इनकी तो सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी है दास बनाने की। और ये काले लोग यानी अफ्रीका से लाए गए जो दास हैं वो निकृष्ट हैं, इन्फीरियर हैं, घटिया हैं, और इनको सभ्य बनाने के लिए हम यहाँ पर लाए हैं, तो ये हम इन पर एहसान कर रहे हैं, हम इनके साथ कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा कि चाहे वो भारत हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के मूल निवासियों की बात हो, या चाहे अफ्रीका से दास बना के लाए गए अमेरिका में जो लोग हैं उनकी बात हो, इन सब के साथ यूरोपियों ने लगभग एक जैसा ही व्यवहार किया। उनको अपने बराबर नहीं माना, उनको पिछड़ा, निकृष्ट, घटिया, बर्बर, जंगली माना, और उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए, उनकी स्वतंत्रता छीन ली, उनके सारे संसाधन छीन लिए, और उनका पूरी तरह से अपने फ़ायदे के लिए, जो यूरोप के लोगों के फ़ायदे के लिए भरपूर प्रयोग किया। उनको आदमी नहीं माना, बल्कि उनको एक संसाधन माना, एक पशु की तरह उनसे काम करवाया सभी जगह पर। तो आप देख सकते हो कि यूरोप के लोगों ने अपनी समृद्धि, अपने अमीरी के लिए पूरी दुनिया के लोगों का शोषण करके उन सबको गरीब बना दिया, और तब यूरोप के लोग समृद्ध हो गए। इस पाठ को पढ़ने का बेसिक उद्देश्य यही है, इस अंडरस्टैंडिंग को समझना कि यूरोप में जो अमीरी है, जो संपन्नता है, जो ऐशो आराम है, वो वास्तव में पिछली कई शताब्दियों में जो यूरोप से बाहर के जो स्थान थे, चाहे वो अमेरिका हो, उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके संसाधनों को छीनकर, उनको गुलाम बनाकर, उन पर अत्याचार करके ये यूरोप के लोगों ने समृद्धि, अमीरी, ऐशो आराम पाया है। ये इस पूरे पाठ को पढ़ने का पूरा निचोड़ है। अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं। ये आपको पेज नंबर 226 पर ही, 226 पर ही दिया है, क्रियाकलाप 3, एक्टिविटी 3 के तौर पर। इसमें एक अमेरिकी इतिहासकार हैं जिनका नाम है होवर्ड स्पॉडेक। तो होवर्ड स्पॉडेक ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा था, यूरोपियों के द्वारा जो कुछ किया जा रहा था, यूरोपीय आबादकारों द्वारा, यूरोपियन सेटलर्स के द्वारा यहाँ के मूल निवासियों के साथ, उसका वर्णन करते हुए उसने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है। तो वो हमें लाइन यहाँ पर, वो जो उसने लिखा है वो आपको एक्टिविटी 3 के तौर पर दे रखी है, और हमें उसको एक्सप्लेन करना है। ये प्रश्न वैसे भी ज़रूरी है समझने के लिए कि यूरोप के लोगों ने अमेरिका के लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है, जिसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो कथन है होवर्ड स्पॉडेक का, होवर्ड स्पॉडेक का, तो इस कथन का क्या मतलब है उसकी व्याख्या करने में। तो पहले हम वो कथन पढ़ लें, फिर उसकी व्याख्या पर आते हैं। तो होवर्ड स्पॉडेक लिखते हैं, जो अमेरिका के एक इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि अमेरिकी क्रांति का जो प्रभाव गोरे आबादकारों के लिए था, उससे ठीक विपरीत मूल निवासियों के लिए था। फैलाव सिकुड़न बन गया, लोकतंत्र तानाशाही बन गया, संपन्नता विपन्नता बन गई, और मुक्ति कैद बन गई। तो इसकी व्याख्या करनी है। अब इसी बात को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि होवर्ड स्पॉडेक क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, फॉर द इंडिजिनस पीपल द इफेक्ट्स ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन वर एग्जैक्टली अपोजिट टू दोज ऑफ द सेटलर्स। एक्सपेंशन बिकेम कॉन्ट्रैक्शन, डेमोक्रेसी बिकेम टायरनी, प्रॉस्पेरिटी बिकम पॉवर्टी, एंड लिबर्टी बिकम कन्फाइनमेंट। तो ये सेंटेंस देके आपसे पूछा जा सकता है, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले हम अमेरिका की क्रांति को थोड़ा सा संक्षेप में देख लें। अमेरिका क्रांति जो थी वो जो वहाँ के कॉलोनीज थी, यानी पहले जैसे हम जानते हैं
कि यूरोप के लोग, खासकर जो हैं इंग्लैंड के लोग, अमेरिका पहुंचे, उत्तरी अमेरिका पहुंचे अपने अमीरी की खोज में, कि इंग्लैंड से निकलकर वो अमेरिका पहुंचेंगे नई दुनिया में, और वहाँ के संसाधनों पर कब्जा करके अपने लिए वैभव, समृद्धि, धन दौलत का इकट्ठा करेंगे और ऐश का जीवन बिताएंगे। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे यूरोपियन सेटलर, तो पहले कई सौ साल तक वो इंग्लैंड के को ही अपनी मदर कंट्री मानते रहे, और उनका शासन का जो कंट्रोल था वो इंग्लैंड के सरकार के हाथों में, इंग्लैंड के राजा के हाथों में था, वहाँ की संसद के हाथों में था। इंग्लैंड की संसद जो कानून बनाती थी वो अमेरिका में जो सेटलर्स रहते थे उनकी कॉलोनीज पर लागू होता था। तो इंग्लैंड की संसद और इंग्लैंड के राजा अपने फायदे के लिए इन यूरोपियन सेटलर्स पर के लिए तरह तरह के कानून बना के उनसे ज़्यादा से ज़्यादा धन इंग्लैंड भेजने के लिए उन्हें मजबूर करते रहते थे। इससे जो इंग्लैंड के और फ्रांस के जो सेटलर्स थे, जो अमेरिका में जाकर बस गए थे और उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली थी, अपने उपनिवेश बना लिए थे, इससे वो परेशान थे, असंतुष्ट थे। उनका ये कहना था कि जब इंग्लैंड की पार्लियामेंट में हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, हमारा कोई प्रतिनिधि ही नहीं है, तो हमारी बात तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कोई सुनता नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की पार्लियामेंट के बने कानूनों को हमें पालन करना पड़ता है और इंग्लैंड के सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जबकि इंग्लैंड में हमारी बात कहने वाला कोई प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं है। तो इसलिए यह व्यवस्था अन्यायकारी है और हम इंग्लैंड से अलग हो रहे हैं। और इसके लिए इंग्लैंड, जो हमारे अमेरिका के जो 13 कॉलोनीज बनी थी, इंग्लैंड के लोगों के द्वारा बनाई गई जो अमेरिका में कॉलोनीज थी, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, क्रांति कर दी और कहा कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन उसके बनाए कानूनों को हमें मानना पड़ता है, और वो मनमाने कानून बना के हमसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, हमसे ज़्यादा ज़्यादा पैसे इकट्ठा करते हैं, जबकि हमारी कोई बात वहाँ सुनी नहीं जाती, हमारे लिए कोई फ़ायदे की बात की नहीं जाती। इसलिए हम अब इंग्लैंड से अलग हो रहे हैं और अपना एक अलग स्वतंत्र देश बना रहे हैं। तो ये कहकर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 13 कॉलोनियों ने, इंग्लैंड ने अपनी सेना भेजी उनको पराजित करने और अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए। लेकिन 13 कॉलोनियों के लोगों ने जॉर्ज वॉशिंगटन की अध्यक्षता में उसके सेनापतित्व में युद्ध किया और इंग्लैंड को हरा दिया, और इस तरह से वो 13 कॉलोनियाँ स्वतंत्र हो गई इंग्लैंड से, और उन्होंने आपस में मिलकर अपना एक नया देश बना लिया, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। तो इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गठन क्रांति के द्वारा हुआ। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ क्रांति की, युद्ध किया, विद्रोह किया, और इस तरह से अपना एक नया देश बना लिया, जिसे कहा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन जब वो संयुक्त राज्य अमेरिका बना तो बड़े बड़े सिद्धांतों, बड़े बड़े लॉफ्टी आइडियल्स, बड़ी बड़ी बातों कह के बना कि हम स्वतंत्रता के लिए जो है क्रांति कर रहे हैं, हम समानता के लिए क्रांति कर रहे हैं, हम जो है लोगों की भलाई के लिए क्रांति कर रहे हैं। ये सारी बातें कहकर उन्होंने इंग्लैंड से अपना पीछा छुड़ाया और इंग्लैंड के शिकंजे से, इंग्लैंड के चंगुल से बाहर निकले। लेकिन ये सारी बातें जो उन्होंने कही, अच्छी अच्छी बातें, वो अमेरिका में रहने वाले यूरोपियन आबादकारों यानी गोरे लोगों के लिए अच्छी रही। अमेरिका की क्रांति का सारा फायदा मिला अमेरिका में रहने वाले यूरोप के, इंग्लैंड के गोरे लोगों को। इस क्रांति का जरा सा भी फायदा अमेरिका के मूल निवासियों को, जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, उन्हें जरा भी कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि उनको और नुकसान हुआ। इसी बात को बताने के लिए जो हमारे अमेरिकी इतिहासकार हैं होवर्ड स्पॉडेक, उन्होंने ये कथन लिखा है कि अमेरिकी क्रांति का जो प्रभाव गोरे आबादकारों के लिए था, उससे ठीक विपरीत मूल निवासियों के लिए था। अमेरिका के जो गोरे आबादकार थे वो तो इस क्रांति से फले फूले, उनको तो स्वतंत्रता मिली, उनको तो समृद्धि मिली, उनका तो और तरक्की हुई, वो तो और ज़्यादा संतुष्ट और खुश हुए। लेकिन जो अमेरिका के मूल निवासी थे, नेटिव पीपल थे, वो इस क्रांति के बाद और ज़्यादा गरीब हो गए। वो स्वतंत्र होने की बजाय और कैद हो गए। वो
अमीर होने की बजाय और जो है मतलब गरीब हो गए। तो इस तरह से जो जो फायदे गोरे लोगों को मिले अमेरिका की क्रांति के बाद, वो उनमें से एक भी फायदा इंग्लैंड जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, नेटिव पीपल हैं, उन्हें नहीं मिला, बल्कि उनका और उल्टा नुकसान हुआ। इसी बात को समझाने के लिए जो हॉवर्ड स्पॉडेक कह रहे हैं कि अमेरिकी क्रांति का जो प्रभाव गोरे आबादकारों के लिए था, उससे ठीक विपरीत मूल निवासियों के लिए था। फैलाव सिकुड़न बन गया। आपने देखा कि जो गोरे आबादकार थे वो तो फैलाव एक्सटेंशन कर रहे थे, यानी और ज़्यादा से ज़्यादा नई नई ज़मीनों पर कब्जा करते हुए अपनी धन संपत्ति, ज़मीन पर कब्जा, ज़मीन के मालिकाना हक को लगातार बढ़ाए जाते, उनका तो फैलाव हो रहा था। लेकिन जो मूल निवासी थे उनको उनकी ज़मीनों से बेदखल करके उनको छोटे छोटे रिजर्वेशंस में एक जगह कैद सा कर दिया गया कि उनकी विस्तृत ज़मीनों पर जहाँ पर वो फैले थे, अपना रोजी रोटी चलाते थे, वहाँ से हटाकर उनको छोटे छोटे रिजर्वेशंस में कैद कर दिया गया। और उसमें एक नहीं बल्कि कई कबीलों को एक साथ रखा जिनकी वजह से उनकी आपस में लड़ाई भी होती थी। तो यानी यूरोप के गोरे सेटलर्स का तो जो यूरोप के जो गोरे सेटलर्स थे उनका तो विस्तार हो रहा है, उनका तो एक्सटेंशन हो रहा है। लेकिन जो अमेरिका के मूल निवासी हैं वो अपनी विस्तृत जमीन को छोड़ छोड़ के उनको वहां से धकेल धकेल कर छोटे छोटे रिजर्वेशंस में कैद किया जा रहा है। उनका सिकुड़न हो रहा है, उनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यही बात बता रहे हैं जो है हॉवर्ड स्पॉडेक। और क्या हो रहा है, लोकतंत्र तानाशाही बन गया। अमेरिका के जो यूरोपीय गोरे आबादकार हैं, जो वाइट सेटलर्स हैं, वो तो इंग्लैंड से आज़ाद होकर अपने पसंद की खुद सरकार चुनने लगे, यानी उनके लिए तो डेमोक्रेसी आ गई। लेकिन जो अमेरिका के मूल निवासी हैं उनके लिए कोई डेमोक्रेसी नहीं आई, बल्कि उनके लिए तानाशाही आ गई। अब वो इन गोरे आबादकारों की तानाशाही को सहने के लिए मजबूर हो गए। तो यानी गोरे लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिले, लेकिन जो अमेरिका के मूल निवासी हैं उनको कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं मिला, बल्कि उन्हें इन गोरे लोगों की तानाशाही सहनी पड़ी इस अमेरिकी क्रांति के बाद। तो यानी जो जो फायदे गोरे आबादकारों को, वाइट सेटलर्स को हो रहे हैं, उनमें से कोई फायदा नेटिव पीपल को नहीं हो रहा अमेरिका के, बल्कि उनको और उससे नुकसान हो रहा है। इसी तरह से हम देख रहे हैं संपन्नता विपन्नता बन गई। अमेरिकी क्रांति के बाद जो गोरे आबादकार हैं, वाइट सेटलर्स हैं, यूरोप से आए हुए सेटलर्स हैं, वो तो और ज़्यादा संपन्न, पैसे वाले, प्रॉस्परस बनते चले गए, क्योंकि उनके पास और ज़्यादा संसाधन आते गए। लेकिन वो संसाधन आ कहाँ से रहे थे? वो संसाधन आए थे नेटिव पीपल के संसाधनों को छीन कर। तो एक तरफ जहाँ गोरे आबादकार धनी बनते जा रहे थे, संपन्न होते जा रहे थे, क्योंकि उनके पास नए संसाधन आ रहे थे, वहीं क्योंकि नेटिव पीपल के, अमेरिका के नेटिव पीपल के संसाधन छिन रहे थे, तो वो विपन्न यानी गरीब बनते जा रहे थे। तो संपन्नता विपन्नता बन रही थी। संपन्न हो रहे थे गोरे आबादकार, यूरोप से आए हुए सेटलर्स, जबकि विपन्न यानी गरीब हो रहे थे जो अमेरिका के मूल निवासी। इसी तरह से मुक्ति कैद बन गई। अमेरिका के लोग तो मुक्त हो गए, फ्री हो गए, लिबर्टी मिल गई उन्हें इंग्लैंड के शिकंजे से आज़ादी मिल गई। अब वो अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, वो खुद एक स्वतंत्र देश बन गए। लेकिन जो काले जो लोग हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, वो कोई आज़ाद नहीं हुए, बल्कि वो तो कैद हो गए, अमेरिका के जो गोरे लोगों की कैद के अंतर्गत आ गए। यानी उनको उन्हीं के द्वारा बनाए गए सारे कानूनों का ज़बरदस्ती पालन करना पड़ रहा है। उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनको रिजर्वेशंस में कैद कर दिया गया। और इसी तरह अफ्रीका के मूल के जो लोग हैं उनको दास बना कर अपने यहाँ पर लाकर काम करवाया जा रहा है अमेरिका में। तो यानी एक तरफ गोरे आबादकार तो स्वतंत्र हो गए अमेरिका की क्रांति के बाद, उन्हें तो इंग्लैंड के पंजे से, उसके शासन से मुक्ति मिल गई। लेकिन जो मूल निवासी हैं और अफ्रीका के जो काले दास हैं, वो और ज़्यादा दासता में और कैद में बंधते चले गए। उनकी कोई आज़ादी नहीं मिली, बल्कि उनके ऊपर और ज़्यादा बंधन आ गए। तो ये सब बातों को समझाने के लिए ही जो अमेरिकी इतिहासकार है हॉवर्ड स्पॉडेक, उसने ये बात लिखी है। तो आपसे परीक्षा में यही सवाल आ सकता है कि भाई इस जो पंक्ति लिखी है हॉवर्ड स्पॉडेक ने, उसकी व्याख्या कीजिए। तो जो अभी मैंने आपको सब बताया है उसके बारे में आपको उसी तरह से अपनी किताब पढ़ के उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हुए ये आपको उत्तर देना, यही सारी बातें बतानी है इस प्रश्न के उत्तर में। और अब हम आज के वीडियो को ख़त्म करते हुए
एक और इम्पॉर्टेंट बात पे आते हैं, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया का है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि वो यहीं से रिलेटेड है तो हम एक यहाँ पर बात देख लें। एक कविता है जो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है, जूडिथ राइट ने लिखी है। वो और ये जो कविता है वो ये बता रही है कि ऑस्ट्रेलिया में जो गोरे लोग थे और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनके बच्चों में किस तरह से अंतर किया गया। हमें जो गोरे निवासी थे, जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में गए थे, जो गोरे लोग थे जो इंग्लैंड से और दूसरे यूरोपीय देशों से वहाँ पहुँचे थे, उनके बच्चों को तो सारी संपन्नता, सारी आज़ादी, सारी खुशियाँ, सारे सुख उपलब्ध थे, लेकिन जो वहाँ के मूल निवासी थे उनके बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा था, उनके बच्चों से उनकी संपन्नता छीनी जा रही थी, उनके बच्चों से उनके सपने छीने जा रहे थे और उनके बच्चों से उनकी ज़मीन छीनकर उनको बेदखल किया जा रहा था और उस ज़मीन पर जो यूरोपीय आबादकार थे उनके बच्चे ऐश कर रहे थे। इस मर्मांतक घटना को कि किस तरह से दोनों छोटे बच्चे हैं, एक गोरा बच्चा है जो खुद वो है लेखिका जूडिथ राइट है, और दूसरी तरफ एक मूल निवासी का बच्चा है, उनके बीच में किस तरह से अंतर आया और जूडिथ राइट को सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, सारी खुशियां मिल रही हैं, सारी स्वतंत्रता मिल रही है, सारे उसके सपने पूरे होने की संभावनाएं हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो वहाँ के मूल निवासी हैं वहाँ के बच्चों के साथ पूरा अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को, जो मूल निवासियों के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जो जूडिथ राइट है उसने एक बहुत मार्मिक कविता लिखी है, और वो जो मार्मिक कविता है वो है दो स्वप्न समय, यानी टू ड्रीम टाइम्स, और ये लिखी गई है उडगैरो नुनुक्कल के लिए। तो देखते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है। तो वो कह रही है, जूडिथ राइट कह रही है, विदीर्ण हृदय वाली मेरी बहन कैथी, यानी कैथी जो है वो एक मूल निवासियों की एक बच्ची है जो उसकी दोस्त है जूडिथ राइट की, उसके लिए वो कविता लिख रही है क्योंकि उसी कैथी के साथ अन्याय हुआ है। तो जूडिथ राइट उसके कैथी के साथ हुए अन्याय से दुखी है और इसलिए वो कविता लिख रही है, क्योंकि कैथी उसके बचपन की दोस्त है, तो कैथी के साथ अन्याय हुआ है इसलिए ये कविता लिखी जा रही है। मैं नहीं जानती कि कागज की छाल पर लिखी तुम्हारे सपनों के समय की हर्ष विषादमय कहानियों के लिए मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। यानी जो उस कैथी ने की जो हर्ष यानी खुशियों की कहानी है, विषाद दुखियों की कहानी है, वो सब जो छाल, पेड़ की छाल पर लिखी गई हैं, वो सब उसको जूडिथ को उपलब्ध हुई हैं। वो उसको कह रही है कि मैं नहीं जानती कि मैं इस कहानियों के लिए तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं, यानी ये कहानियाँ जूडिथ राइट को बहुत पसंद है। तुम गहरी रंगत वाले उन बच्चों में से एक थी जिनके साथ खेलने की मुझे इजाज़त ना थी। तो जो गहरे रंग वाले बच्चे यानी मूल निवासी जो बच्चे थे उनके साथ जो गोरे बच्चे थे उनको खेलने की इजाज़त दी। उनके गोरों के माता पिता, वहाँ की समाज, वहाँ की सरकार मना करती थी कि गोरे बच्चे इन जो यहाँ के मूल निवासी बच्चे हैं गहरे रंग के, काले रंग के, उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, उनके साथ खेलेंगे नहीं। तो ये बात जूडिथ राइट को बहुत बुरी लगती थी, उसके मन में टीस उठती थी कि क्यों मैं कैथी के साथ नहीं खेल सकती। नदी तट पर अपना खेमा गाड़ने वाले गलत रंग के लोग, मैं तुम्हें गोरा ना बना सकी। यानी जो हमारी जूडिथ राइट है उसके मन में आज तक एक फांस है, एक अधूरी आशा है, एक पछतावा है कि भाई जो काश मैं कैथी को गोरा बना सकती तो वो मेरे जैसी हो जाती, फिर हम साथ साथ खेल सकते, एक साथ रह सकते, लेकिन क्योंकि वो काले रंग की थी, वो मूल निवासी थी, इसलिए मैं उसके साथ नहीं खेल पा रही थी। ये बात जूडिथ राइट को बचपन से एक फांस बन के उसके हृदय में चुभी हुई थी और वही दर्द उसको आज भी हो रहा है, इसलिए वो कविता लिख रही है। इसलिए काफ़ी देर से मैं तुम्हें मिली, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकती थी, मुझे मना किया हुआ था मेरे माता पिता समाज के द्वारा, इसलिए मैं तुम्हें बहुत देर से मिली। काफ़ी देर से शुरुआत हुई जानने की, उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि जिस ज़मीन को मैं इतना प्यार करती हूँ वह तुम्हारे ही हाथों से छीनी गई थी। कितनी मार्मिक बात कही है कि इस ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को जूडिथ राइट कह रही है मैं इतना प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया था कि ये जो ज़मीन थी वो वास्तव में यहाँ के मूल निवासियों की थी और जिनसे छीन कर ये ज़मीन, ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन मुझे मिली है।
वास्तव में ये ज़मीन तुम्हारी है कैथी, और मैं बड़ी अपराध बोध में हूँ। मैं बचपन से मैं तुमसे के साथ तुमसे घुल मिल कर रहना चाहती थी, तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी, लेकिन मुझे मेरे माता पिता, मेरे समाज ने, मेरी सरकार ने मना किया हुआ था। और आज मुझे ये पता चल रहा है इतने दिनों बाद, क्योंकि मुझे माता पिता तुमसे घुलने नहीं देते, मेरा समाज तुम्हारे साथ खेलने नहीं देता, इसलिए मैं तुमसे बहुत बाद में मिली। और कैथी, मुझे आज पता चल रहा है कि जिस ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन से मैं इतना प्यार करती हूँ, वो ज़मीन वास्तव में तुम्हारी है, यानी मूल निवासियों की है, और तुमसे छीन कर हमें यानी कि गोरे लोगों को दी गई है। तो ये मार्मिक कविता इस बात को दिखा रही है कि किस तरह से जो यूरोपीय सेटलर हैं, गोरे लोग हैं, वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जा जा के संपन्न होते गए, क्योंकि वो मूल निवासियों के संसाधन, उनकी ज़मीनें हड़पते गए। और किस तरह से मूल निवासी इन यूरोपीय आबादकारों के आने की वजह से गरीब, विपन्न होते चले गए, क्योंकि उनकी ज़मीनें छिन गई, उनके संसाधन छिन गए, वो किसी भी तरह से कोई भी रोजगार नहीं कर सकते थे, उनकी जो सारी जीवन शैली नष्ट हो गई, जिस तरह से वो रहते थे, उनके जंगल नष्ट कर दिए यूरोपीय आबादकारों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपना उद्योग चलाने के लिए, अपने व्यापार करने के लिए। तो उनकी जो मूल निवासियों की सारी जीवन शैली नष्ट हो गई, उनकी ज़मीनें छिन गई, उनके संसाधन नष्ट हो गए, इसलिए वो गरीब होते चले गए, और यूरोपीय आबादकार उनसे सारे संसाधन छीन छीन के अमीर होते चले गए। और ना केवल इतना ही किया, बल्कि उनको यानी मूल निवासियों को जो गोरे लोगों ने निकृष्ट भी कहा, असभ्य भी कहा, पिछड़ा भी कहा, अंधविश्वासी भी कहा, उनके साथ घृणा भी की, अपने बच्चों को उनके साथ खेलने भी नहीं दिया। तो ऐसा व्यवहार हुआ था इन मूल निवासियों के साथ, और ये व्यवहार किया था यूरोप के लोगों ने। तो इस पूरे जो पाठ का जिस्ट यही है कि किस तरह यूरोप के लोगों ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पर जाकर वहाँ के मूल निवासियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उनके साथ तानाशाही वाला व्यवहार किया, उनके संसाधन छीनते चले गए, और खुद अमीर होते गए, उन्हें गरीब बनाते चले गए। और जबकि उनका दावा यह था यूरोपीय लोगों का कि हम सभ्य हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम उदार हैं, हम नैतिक हैं, लेकिन उनका सारा का सारा व्यवहार इसके उल्टा था। वो सभ्य नहीं, असभ्य हैं, क्योंकि उन्होंने मूल निवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कोई भी सभ्य व्यक्ति किसी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा गोरे लोगों ने इन यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ किया। कोई भी उदार व्यक्ति, कोई भी परोपकारी व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता किसी दूसरे के साथ जैसा कि इन यूरोप के लोगों ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ किया। उनकी संपत्तियां छीन ली, उनकी ज़मीनें छीन ली, उनकी जीवन शैली नष्ट कर दी, उनको साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया। तो इसलिए अब पूरी दुनिया का ध्यान जब गया कि भाई जो यूरोप के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मूल निवासियों के साथ जो किया है, उसका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए अब नए तरह का इतिहास लिखा जाए, जिसमें यह बताया जाए कि किस तरह यूरोप के लोगों ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को डिस्प्लेस किया, विस्थापित किया, उनको उनकी ज़मीनों से बेदखल किया, और खुद अमीर बनते चले गए, और इन मूल निवासियों को गरीब बनाते चले गए। तो इस पूरे पार्ट का जिस्ट यही है। इसके साथ ही हमारा आज की वीडियो ख़त्म होती है, और अब एक और वीडियो बचेगी, वो अगले अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, और उस ऑस्ट्रेलिया के वीडियो के साथ बाद ही आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो में जो कुछ चर्चा हुई उससे संबंधित आपको प्रश्न भेजे जाएंगे, आपको सबको अपनी कॉपी में करने हैं, और वीडियो में आपको अपना कमेंट में अपना नाम, रोल नंबर और क्लास भी लिखनी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।